और इसके अंदर हमारी कोशिश रही है, मेरी कोशिश रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टीचिंग फैकल्टी है उसको इम्प्रूव करें। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा था कि टीचर्स की बहुत कमी थी, तो पिछली बार मैंने कोशिश करके 422 जो पोस्ट थी जो कि कई सालों से डॉर्मेंट पड़ी थी उनको निकलवाया। और आपको याद होगा कि इन 422 पोस्ट का जब एक मुद्दा उठा था कि थोड़ा एजिटेशन भी हुआ था कि सब मेनलैंड वाले ले जाएंगे और आइलैंडर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, और मेरा उस वक्त भी विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा। और मेरे दिमाग में एक फिगर था कि इस फिगर से ज़्यादा मैं मेनलैंड से नहीं लेने दूंगा। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 422 पोस्ट के अंदर हम खाली 250 रिक्रूट कर पाए हैं, बाकी कोई मिला ही नहीं। तो जितने आइलैंडर्स कह रहे थे कि सर हमारा क्या होगा, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना क्वालिफिकेशन लीजिए, हमारे पास बहुत पोस्ट हैं। और इन 250 पोस्ट में भी 10% तकरीबन बाहर से आए हैं। 90% पोस्ट हैव गॉन टू दी आइलैंडर्स, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फिगर है। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट बची हुई हैं और 150 और पोस्ट हमने लिए हैं आरटीई के लिए, प्लस जो कॉलेज बनने वाला है उसके अंदर भी एक्स्ट्रा पोस्ट आएंगी। तो मेरी नज़र में कोई कमी नहीं होगी एजुकेशन के अंदर। एक और मुद्दा था कि हमारे जो बच्चे स्कूल से निकल रहे थे, कॉलेज की एडिक्वेट सीट्स नहीं थी। और लास्ट ईयर मुझे बहुत दुख हुआ जब कई स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर हम कहाँ जाएं। इवनिंग कॉलेज में थोड़ा कोशिश किया था लेकिन उसके बाद भी जगह थी, तो उसी वक्त मैंने अपना मन बना लिया था कि एक कॉलेज और यहाँ खोलना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके हमने वो कॉलेज स्टार्ट करने का फैसला कर लिया। अंडमान निकोबार कॉलेज टेम्प्रेरी लोकेशन हेडो में होगा और मेरे ख्याल से जुलाई के अंदर शुरू हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। मेरी स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से और टीचर्स से बस इतनी गुजारिश है कि टेम्प्रेरी लोकेशन है तो थोड़ा बहुत तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन उसको आगे ज़रूर चलाना है। जहाँ तक परमानेंट लोकेशन का सवाल है, एक बहुत ही अच्छी लोकेशन हमने पोर्ट ब्लेयर में चुनी थी, लेकिन कई आवाज़ उठी हैं कि हो सकता है ये कॉलेज शायद साउथ अंडमान रूरल एरियाज में होना चाहिए। तो मैंने एक कमेटी लगा दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और जो भी सबसे सूटेबल जगह होगी और जो सबसे सहूलियत वाली जगह होगी बच्चों के लिए, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ मेडिकल के बारे में। मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार में मेडिकल फैसिलिटीज़ कहीं से कम नहीं है। हम लोग फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। द प्रॉब्लम इज़ ओनली ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट। हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट तो ऑथराइज ही नहीं है इस कॉलेज में, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी काफ़ी हद तक डेफिशिएंट है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ वही आवाज़ उठती है कि डॉक्टर्स की कमी है। इसको पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश की है, लोग इतना दूर आने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमने इस गैप को फिल करने के लिए कई कैंप्स लगाए हैं। कई हॉस्पिटल से लोग आए हैं, आर्मी से भी आए हैं जो कि कैंप्स लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा इनकरेजमेंट देने के साथ ये हम कोशिश करेंगे कि इन डेफिशिएंसीज को कम किया जाए। एक चीज़ मुझे बहुत ही दुख देती है, और वो है कि जब गरीब लोग आते हैं और उनको मेनलैंड जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि मतलब किस दुख और तकलीफ के साथ वो आदमी जाती या लेडी जाती होगी। कई लोग अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं, मेनलैंड पे जाके रहने की प्रॉब्लम होती है। एलजी रिलीफ फंड भी एक वॉलंटरी फंड है और लिमिट है उसकी, हर एक आदमी को कितना भी देना चाहें आप पूरा नहीं दे सकते हैं। तो आई थिंक ये लाजमी है कि ये फैसिलिटीज़ हम अपने आइलैंड में ही डेवलप करें, और इसका एक ज़रिया है एक मेडिकल कॉलेज लाने का। ये एक हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है मेरे ख्याल से 10 साल से, और इसके ऊपर काफ़ी मूवमेंट हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पर रहा है सब मूवमेंट में ही रहता है एक्चुअल में। तो मैंने उसी वक्त मन बना लिया कि इस साल कोशिश करेंगे एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने की। अगर हम उसकी परमानेंट लोकेशन बना के वेट करेंगे तो 5 साल लगेंगे, तो इस साल उसको टेम्प्रेरी लोकेशन से स्टार्ट करेंगे 100 सीट्स के साथ। चैलेंजेस बहुत हैं, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब चाहिए तो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेडिकल कॉलेज हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उससे जो फैकल्टी, जो पढ़ाने वाले लोग डॉक्टर्स आएंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, और जीबी पंत में ही फैसिलिटीज़ बढ़ा के वो तमाम इलाज यहाँ पर कर पाएंगे जिसके लिए आजकल हमारे लोगों को मेनलैंड जाना पड़े। दूसरा, 75% सीट जो है वो हमारे बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। पहले साल में अगर 100 सीट होंगी तो 75 सीट अंडमान के बच्चों के लिए होंगी। इससे मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा,
और इतने अगर हम डॉक्टर्स यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे तो ज़रूर वो उनमें से काफ़ी हद तक लोग वापस आएंगे और फ्यूचर में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। सर, आप बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज की और अंडमान कॉलेज की। शायद ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि आप मेडिकल कॉलेज और एनकॉल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहा ये काम, जबकि यहाँ पर हमेशा शिकायत पे शिकायत रहती है और हमेशा ऑब्जेक्शंस आते रहते हैं? देखिए, आपके दो क्वेश्चन हैं। पहले मैं आप बात करता हूँ आयुष के बारे में। जब टेम्पररी लोकेशन हम मेडिकल कॉलेज के लिए ढूंढ रहे थे, एक कमेटी थी, एक मेडिकल कंसल्टेंट को लगाया है प्रॉपर प्रोसेस के बाद। तो उन लोगों का मानना था कि जो आयुष की बिल्डिंग है उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्डिंग के हॉल्स वगैरह जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के लिए काफ़ी सूटेबल है। लेकिन साथ साथ कई लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, ख़ास तौर से जो कि आयुष की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक दोबारा रिव्यू कमेटी अपॉइंट की कि भाई आप दूसरी जगह देखिए, आयुष को ज़रूरी नहीं है कि उसको शिफ्ट किया जाए। उन्होंने, और आयुष वालों का ये भी मानना था जो आयुष को यूज़ करते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स का, कि जो हमने बिल्डिंग सेलेक्ट की थी वो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। जंगली घाट पे है। मैं खुद देख के आया था, मुझे भी लगा कि वो सूटेबल एटलीस्ट अभी तो नहीं है, बाद में ठीक करके दे दें, दूसरी बात है। तो मैंने दोबारा एक कमेटी अपॉइंट की कि आप जाके चेक करिए और मेरे को बताइए और क्या ऑप्शन है। उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है मुझे, वो है कि आयुष बिल्डिंग को आप स्टील हाउस के अंदर शिफ्ट कर दीजिए 2 साल के लिए, 2 साल के बाद वापस आ जाएंगे। ऑनरेबल एमपी ने भी मेरे से बात की है, एक आध मीडिया पर्सन ने भी लिखा है। तो उसके बावजूद भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने से पहले मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल एमपी को और चीफ सेक्रेटरी को कि आप मेडिकल कंसल्टेंट को साथ ले लीजिए और आप दोबारा देखिए और मेरे को बताइए क्या सबसे सूटेबल ऑप्शन है। देखिए, मेडिकल कॉलेज तो स्टार्ट करना है, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, चाहे किसी को हम शिफ्ट करेंगे, कोई रेडीमेड खाली बिल्डिंग तो है नहीं, तो किसी ना किसी को तो शिफ्ट करना होगा। और जो भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे चीफ सेक्रेटरी मुझे बताएंगे वो मुझे मान्य होगा। खाली इतना होना चाहिए कि मेडिकल तरफ से वो सही होना चाहिए। सर, सवाल था कि कितना मुश्किल होता है हाँ, टाइप के अगेंस्ट में रहना, जब आपने बात की स्टेटस को अप्रोच की। देखिए, ये अंडमान निकोबार में नहीं, ज़्यादातर जो स्टेटस को है उससे सबको आराम रहता है, क्योंकि चेंज हमेशा, थोड़ा बहुत चेंज करते वक्त थोड़ी बहुत तकलीफ तो ज़रूर होती है। यहाँ पर इसकी प्रथा थोड़ी ज़्यादा है। उसकी वजह है कि एक बहुत दूर दराज का इलाका है, चैलेंजिंग एरिया है। ये जो स्टेटस को अप्रोच है, मेरे ख्याल से ये हमारी जनरेशन में है। जो यूथ है आज का, वो तो चेंज, बदलाव चाहता है। यूथ कहता है कि जो चीज़ नहीं है वो हम करके दिखाएंगे। देखिए, हमारी जनरेशन का मुद्दा क्या होता था, जब हम लोग काम करते थे, और मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, हम लोग हमेशा डर के काम करते थे कि लेट मी नॉट लूज, कि कहीं मैं हार नहीं जाऊँ, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। और आज का यूथ का क्या कहना है, उनका इथोस है आई कैन, आई शैल, आई विल, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बदलाव आया है। तो मेरा तो हमेशा से काम करने का तरीका फौज के अंदर भी और अब भी है कि एक बार जब भी आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से सबके विचार लेके गंभीरता से आप डिसाइड करें। लेकिन एक बार जब डिसीजन हो जाए तो फिर उसको पुश करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई चीज़ें हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से थी, जैसे अंडमान निकोबार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अंडमान कॉलेज है, दूसरी मेडिकल कॉलेज है, और भी बहुत चीज़ें हैं। मेरा उद्देश्य रहा है कि इनको एक बार डिसाइड हो गया तो फिर टाइमलाइन लगा के और आगे चले। और मुझे बहुत एक उम्मीद है कि हमारे जो नई गवर्नमेंट आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनका बिल्कुल यही अप्रोच है। तो जहाँ भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी सहायता और सपोर्ट मिलेगा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा ट्रांसपेरेंसी का। आप कैसे इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्या क्या स्टेप आप लेते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे? देखिए, ट्रांसपेरेंसी से मेरी नज़र में 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कि आपकी नीयत क्या है, दूसरा है कि आपका काम करने की शैली क्या है, और तीसरा है कि आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो ट्रांसपेरेंट होने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा कि मेरे काम करने के तरीके में सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। हर एक चीज़ मैं फाइल के ऊपर लिखता हूँ, वो फाइल के ऊपर रिकॉर्ड रहता है।
और मेरे ख्याल से मैं कोशिश करता हूं मीडिया से जितने से ज़्यादा आपके ज़रिए तमाम लोगों तक उस बात को पहुंचाने की। कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, और अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर ट्रांसपेरेंट रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी वहीं ख़त्म होती है जब आदमी का कोई हिडन एजेंडा होता है या पर्सनल इंटरेस्ट होता है। और मैं तो एक बार डिसीजन लेने के बाद अगर मुझे लगता है कि लोगों में कोई अलग चीज़ के बारे में राय है तो मैं उसको भी लेने के लिए उसको भी शामिल कर लेता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी हैज़ बीन अ वे ऑफ लाइफ एंड आई थिंक अगर आपने अचीवमेंट करना है, टाइमलाइंस के साथ आगे चलना है, तो ट्रांसपेरेंसी तो एक बेसिक बुनियाद है, उसको रखना पड़ेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर अचीवमेंट उसी ढंग से कम हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा है कि मेरा काम करने का तरीका ये है कि अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, सुबह जब मैं आता हूँ ऑफिस तो कम से कम 10 फ़ोन कॉल या चिट जाती हैं लोगों के पास कि इसके बारे में मेरे को ब्रीफ करिए। जब उनकी ब्रीफिंग होती है, पहले वर्बली सबको, और उसमें जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है उनसे भी बातचीत होती है। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि आप बिना डर के फाइल के ऊपर पूरे केस को लाइए, ताकि उसके अंदर कोई एम्बिगुइटी या छुपी हुई बात नहीं हो। फाइल के ऊपर आता है, फाइल के ऊपर मैं डिसीजन देता हूं, पूरा लिख देता हूं कि क्या करना है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीका है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। अगर आपके इंटेंशन सही हैं तो ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। मेरी एक रेपुटेशन है और मेरी नज़र में वो रेपुटेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। सर, एक और बात है कि आप जब मेनलैंड जाते हैं तो आप काफ़ी मिनिस्टर से मिलते रहे, काफ़ी कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलते रहे, तो क्या लगता है कि उनसे बात करके क्या लगता है कि फ्यूचर दिनों में अंडमान का पोजीशन क्या होगा? कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, कुछ ग्रीन सिग्नल मिलेगा वहाँ से? देखिए, ऐसा है कि हम लोग वी आर अ वेरी इंटेग्रल पार्ट एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इस चीज़ का एहसास मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको है कि अंडमान निकोबार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, लेकिन छोटी जगह है, और दिल्ली में बड़े लोगों के बड़े मुद्दे होते हैं, तो कई बार आपका मुद्दा वहाँ नीचे रह जाता है। तो मेरी कोशिश रही है कि हर इम्पॉर्टेंट मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से भी मैं मिला हूँ, और कई फोरम्स हैं। उसके बाद मैंने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अभी रिक्वेस्ट किया है, और वो राजी हो गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी वो हमारे जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको उनके ज़रिए भी उठाएंगे, और मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी जाते हैं। तो कोशिश रही है कि हमेशा जो हमारे केसेस हैं उनको हम सामने लाएं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर से अभी जो नई गवर्नमेंट हमारी आई है ऑनरेबल पीएम के नीचे, मैं तमाम जो सीनियर मंत्री हैं उनसे मिल चुका हूँ, अपने जो मुद्दे हैं उनके सामने रखे हैं, उसके साथ उनको एक शॉर्ट ब्रीफ भी दे के आया हूँ कि क्या मुद्दा है और उसमें क्या करना है। और A to Z मेरे ख्याल से सब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो हमारे मुद्दों पर हमारा फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि मुद्दे हमारे हैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत और फोकस हमें करनी होगी। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करेंगे तो ज़रूर सैंक्शन होगा। मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर, वापस आते हैं आइलैंड के इश्यूज़ पे। आपके सामने अभी सबसे बड़ा 3 चैलेंज क्या है और आप उसको टैकल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत हैं यहाँ, आपको मालूम है। हमारे पास स्ट्रेंथ भी बहुत है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। और अगर आप मेरे से पूछे कि 3 सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा एक चैलेंज है हमारा, जो कि ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। वो है कि जो हमारा बजट है उसमें हमारा जो रेवेन्यू में खर्चा होता है, फिक्स्ड खर्चा होता है, उसको कम करना, और जो हमारा डेवलपमेंट के लिए पैसे बचते हैं उसको ज़्यादा करना। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको रफ तौर पे सब लोगों को बताना चाहूँगा कि तकरीबन हम लोग सेंटर से हमें 3,400-3,500 करोड़ के बीच में मिलते हैं, लेकिन उसमें से डेवलपमेंट के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए खाली 874 करोड़ बचता है। बाकी का जो पैसा है वो पूरा फिक्स है, सैलरी में जाएगा, पेट्रोल में जाएगा, गाड़ी में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। तो और हर साल बढ़ता रहता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बजट है
वो लिमिटलेस नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको काफ़ी पैसे देती है, काफ़ी सपोर्ट करती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो हमें अपने आप, जैसे मैंने अभी ऑर्डर पास किया है एडमिनिस्ट्रेशन में कि वी विल पुट अ 10% कट ऑन ऑल रूटीन एक्टिविटीज़, जैसे आपका स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज़। मैं तो बल्कि राजनिवास में आधे टाइम लाइट इनको बताता रहता हूँ, भाई लाइट क्यों ऑन कर रखी है अगर ज़रूरत नहीं है तो। So I think this is a major challenge for the future growth of the islands. पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो सब्सिडी कल्चर और दूसरा है, मेरे से सब लोग कहते हैं कि आप जॉब दे दीजिए। अब जॉब देने को तो सब आइलैंड, पूरे आइलैंडर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकती है, लेकिन फिर आप सैलरी कहाँ से देंगे? तो वी हैव टू हैव अ वेरी जुडिशियस और बैलेंस्ड ग्रोथ प्लान। और उसमें देखिए, एट द मोमेंट तकरीबन 25% पैसा बचता है डेवलपमेंट के लिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा इसको 30% पे ले जाएं और फिर 40% पे ले जाएं, तब अंडमान निकोबार में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। दूसरा चैलेंज है हमारा, मेरे ख्याल से जो सब लोग जानते हैं, एंड दैट चैलेंज इज लिंक टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट खासतौर से जो हमारे यूथ का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। क्यों? उसके 2-3 कारण हैं, वो आप लोग अच्छा जानते हैं। कि सबसे पहले कि यूथ यहाँ के मेनलैंड इतना ज़्यादा जाना चाहते नहीं है, वो यहीं पर रहना चाहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं वो कम है। गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और ख़ास तौर से सुनामी के बाद हमारी इंडस्ट्री और दूसरी चीज़ें, कम्युनिकेशन हमारा वीक है, उसकी वजह से प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है। 2 इंडस्ट्रीज़ में बहुत पोटेंशियल है, टूरिज़्म और फिशरीज़, और हमारी कोशिश होगी कि इनको अगर थोड़ा बढ़ावा दें और इनको डेवलप करें तो वी विल क्रिएट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। तो मेरे ख्याल से ये एक दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा मेरी नज़र में है